नहीं यार, जब विरोध करके ऊपर जाना पड़े तो फिर ऐसा कोई तार्किकता नहीं है ना। ईमानदारी से काम किया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए, वही सबसे बड़ी सार्थकता है। चलिए, कहाँ पहुंचे थे हम लोग? अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 चल रहा था ना आप लोग का। हम्म। चलिए, सबसे पहले आप लोग बता दीजिए, इसमें कुछ क्वेश्चन जो है बताइएगा कि जो है, जैसे अनुच्छेद 14 के अंतर्गत सारे आप लोग को देखेंगे कि 12 से, ये 14 से लेकर 32 तक जितने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे सब चीज पढ़ा दिया गया था ना। अब इसमें चलिए जल्दी जल्दी इसका रिवीजन करिए आप लोग। चलिए बताइएगा, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत किस चीज का प्रावधान किया गया है? कानूनी समानता। अनुच्छेद 15 भेदभाव का अंत। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 छुआछूत या अप्रियता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 हाँ, दोष सिद्ध के, हाँ, दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण। अंकिता, आंचल, आप लोग भी बोलिए। ठीक है। फिर अनुच्छेद 22 हाँ, जीवन एवं दैहिक की स्वतंत्रता या प्राणी एवं दैहिक की स्वतंत्रता ना। फिर जो है अनुच्छेद आपका फिर क्या आ जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार आ जाएगा। इसमें दो लिखाए थे। अनुच्छेद 23 क्या है? हाँ, बालाश्रम या मानव व्यापार पर प्रतिबंध ना। फिर अनुच्छेद 24 में क्या है? हाँ, 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को खतरनाक कारखानों में नहीं लगाया जा सकता। फिर उसके बाद जो है आप लोग का आ गया था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 में किस चीज का प्रावधान है? हाँ, धर्म को मानने या अंतःकरण की स्वतंत्रता ना। फिर उसके बाद जो अनुच्छेद 26 में क्या है? हाँ, धर्म प्रबंध करें। आप किसी धर्म को मान सकते हैं, उसके बाद आप उस धर्म से संबंधित प्रबंध भी कर सकते हैं। फिर जो अनुच्छेद 27 में क्या है? हाँ, क्या है? कर समुदायों से छूट। फिर उसके बाद आपका जो है क्या आ जाएगा? 28, अनुच्छेद 28 के अंतर्गत किस चीज का प्रावधान है? सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 29 और 30 आ जाता है, भाषा एवं सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार इसमें आ जाएगा, या शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार। तो अनुच्छेद 29 में क्या है? हम्म, को बनाए रखने का अधिकार ना, मतलब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होता है। फिर आप लोग का अनुच्छेद 30 में क्या है? शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है अल्पसंख्यक वर्गों को। फिर उसके बाद जो हम आप लोग को बताए थे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार ना, अनुच्छेद 32। जबकि अनुच्छेद 31 में हमने बताया था कि संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 300 का जोड़कर उस मौलिक अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। अगर अब संपत्ति के मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत वो हाई कोर्ट जा सकता है। यहाँ तक हो गया था। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमने बताया था आप लोग को। इसमें हमने आप लोग को क्या बताया था कि 5 प्रकार का यहाँ पे रिट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम न्यायालय द्वारा। तो 5 रिट कौन से हैं जो आप लोग को? क्रम से बताइए, क्रम से। सबसे पहले, हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब आपको पुलिस गिरफ्तार कर लिया। फिर परमादेश मतलब वो आदेश दे दिया कि हाँ इनको भैया जेल वेल में भेजो। देखिए, परमादेश प्रतिषेध, परमादेश प्रतिषेध नाम में देखिए कुछ समानता दिख रहा है ना। तो परमादेश प्रतिषेध, फिर उत्प्रेषण मतलब ऊपर भेजना, फिर उसके बाद अधिकार भिक्षा। यहाँ तक हो गया था सारा चीज। फिर आप लोग का हमने फिर अनुच्छेद 14 के अंतर्गत इसका जो सूची हमने बताया आप लोग को, हमने इसका विश्लेषण किया था। हमने आप लोग को बताया था कि मौलिक अधिकारों की संख्या जो है मूल रूप से कितनी है? 6 है। लेकिन मौलिक अधिकारों की संख्या की अगर बात किया जाएगा
तो कितना है 18 है ना। अब फिर उसके बाद हमने आप लोग को जैसे विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत सात स्वतंत्रता शामिल था, हमने आप लोग को लिखाया था कि अनुच्छेद 19(1) चा के अंतर्गत जो है संपत्ति के अर्जन और व्ययन की स्वतंत्रता शामिल है। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत जो है संपत्ति का अधिकार शामिल है। फिर कैसे इसको कन्वर्ट किया गया, कैसे ये प्रोसेस हो गया था। फिर अनुच्छेद 14 से आते हैं कि कानूनी समानता का अधिकार। कानूनी समानता के अधिकार में हमने यहाँ पर दो शब्दावली लिखाया था। एक हमने बताया था कि विधि की समक्ष समता की शब्दावली किस देश से लिया गया है। हाँ, विधि की समक्ष समता मतलब कहाँ से, ब्रिटेन से। विधि की समक्ष समान संरक्षण शब्दावली किस देश से लिया, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये सब हो गया था। हमने इसका अर्थ स्पष्ट किया था, विधि की समक्ष समता क्या होता है और विधि के समक्ष समान संरक्षण का अर्थ क्या होता है, दोनों का अर्थ स्पष्ट किया था। फिर उसके बाद हमने बताया था कि यहाँ पर किसके साथ भेदभाव किया जा सकता है ना। हमने यही बताया था कि जो प्राकृतिक हो, नैसर्गिक हो, विवेकपूर्ण हो, मानवतावादी हो, वहां पर जो है भेदभाव किया जा सकता है। हमने जैसे उदाहरण के तौर पर भी लिखाया कि जैसे शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति हो, विकलांग व्यक्ति, या महिलाओं के संदर्भ में हो गया, बसों ट्रेनों में जो सीटों का आरक्षण किया जाता है, या कोई बुजुर्ग महिला हो गया, या प्रसव पीड़ित महिला हो गया, तो वहां पर ऐसे सिचुएशन पे भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, ये सारा चीज हो गया था। फिर अनुच्छेद 15 हम लोग आए थे। अनुच्छेद 15 में हमने क्या बताया था कि किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, नस्ल, मूल वंश, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर समस्त प्रकार के विशेषाधिकारों के अंत की घोषणा किया जाता है। मतलब अनुच्छेद 15 जो है समस्त प्रकार के विशेषाधिकारों की अंत की घोषणा करता है। मतलब किसी को उसकी जात के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसके जन्म के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, उसके जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और फिर हमने आप लोग को लिखाया था कि जैसे उदाहरण के तौर पर हमने बताया था कि जैसे सार्वजनिक स्थल हो गए, स्नानाघाट हो गए, पार्क हो गया, मंदिर हो गया, सड़क हो गया, ये तमाम चीजों का उपभोग करने से जो है कोई व्यक्ति किसी को नहीं रोक सकता, इस पर सभी का अधिकार है। फिर हमने अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत लिखाया था कि जो है इसके अंतर्गत हमने लिखाया था कि राज्य सरकार जो है बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। हाँ, तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति कहता है भेदभाव है तो इसे भेदभाव नहीं माना जाएगा। फिर हमने 15(4) के अंतर्गत लिखाया था कि सरकार के द्वारा जो है दलितों, पिछड़ों और महिलाओं, शोषित वंचित वर्गों को जो है शिक्षा में आरक्षण या नौकरी में आरक्षण वो दिया जा सकता है। अगर इसको कोई कहता है कहाँ ये भेदभाव है तो उसको भेदभाव ये नहीं माना जाएगा, बल्कि युक्त भेदभाव माना जाएगा। ठीक है, ये सब हो गया था। फिर हमने ये अनुच्छेद फिर 16 में आ गए थे ना, अनुच्छेद 16 में ही तो आए थे। फिर हमने इसमें लिखाया था कि जो है कि राज्य सरकार नौकरियां देते समय अवसर की समानता है ना, अवसर की समानता मतलब सभी को समान अवसर देना। अब समान अवसर कब दिया जाएगा, जब सरकार किसी व्यक्ति की उसकी जाति, धर्म, नस्ल, मूल वंश, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन हमने फिर लिखाया था लेकिन जो संसद होगी वो निवास के आधार पर योग्यता संबंधी जो है नियम बना सकती है। मतलब जो है जैसे राज्य सरकार है अपने राज्य के नागरिकों को केवल नौकरी दे सकती है, डोमिसाइल लागू कर सकती है, तो निवास संबंधी योग्यता लागू हो सकता है। ठीक है, इसे भेदभाव नहीं माना जाएगा। फिर हमने आप लोग को यही बताया था इसी के अंतर्गत जो है, हाँ, तो इसमें जो है जैसे 16(4) के अंतर्गत जो है नौकरियों में आरक्षण दिया है? नहीं, 15(4) में शिक्षा में आरक्षण, 16(4) में नौकरी में आरक्षण, फिर 16(4)(a) में जो है पदोन्नति में आरक्षण ना, ये चीज लिखाए हैं। ठीक है, इसका क्रम यही है 15, 16, 16(4)(a), 15(4), 16(4) और 16(4)(a। ठीक है, शिक्षा हो गया, नौकरी हो गया, पदोन्नति हो गया, क्रम से ये चीज। फिर इसके बाद जो है अनुच्छेद 16(5) के अंतर्गत जो है ये कहा गया कि जो है राज्य सरकार जो है धर्म से संबंधित व्यक्ति को मौलवी या पुरोहित नियुक्त कर सकता है। ये पॉइंट ऐड करिए, फिर आगे हम लोग आरक्षण वाले टॉपिक को पढ़ते हैं।
तो इस प्रकार से जो भी आप लोग का ये चलेगा पर डे, जान लीजिए कि इसमें रिवीजन भी हम लोग को करते हुए चलना है। समय की बहुत, समय भी पर्याप्त है। जो भी रहेगा चीज़ें आत्मसात हो जाएं। टेस्ट पेपर भी आप लोग का लगातार देखिए चल रहा है और तैयारी करते रहिए, फिर आप टेस्ट भी करा दिया जाएगा। लिखिएगा, लिखिएगा 16/5 के अंतर्गत, 16/5 के अंतर्गत राज्य सरकार धर्म से संबंधित व्यक्ति को, राज्य सरकार धर्म से संबंधित व्यक्ति को, धर्म से संबंधित, धर्म से संबंधित व्यक्ति को मौलवी या पुरोहित नियुक्त कर सकता है। मौलवी या पुरोहित नियुक्त कर सकता है। नियुक्त कर सकता है। ठीक है। फिर अब आप लोग का आता है नए पेज से, बढ़िया लिखिएगा, या उसी के अंतर्गत क्या है कह रहे हैं, आरक्षण। है जैसे धर्म से संबंधित व्यक्ति को पुरोहित या मौलवी नियुक्त किया जा सकता है। जैसे जो मुस्लिम समुदाय का होगा तो भाई वही वहां पर मौलवी नियुक्त होगा। लेकिन इसमें ये स्पष्ट नहीं किया गया कि यहाँ केवल पंडित ही जो है उसे ही पुरोहित नियुक्त किया जाए। ये चीज नहीं है कि धर्म से, भाई आप लोग का भी धर्म हिंदू है? तो अगर यहाँ पर केवल मान लीजिए कि अगर पंडित को ही यहाँ पर ऐसा प्रावधान किया जाए कि यहाँ पंडित ही केवल पुरोहित होगा, अब जैसे विधि शास्त्र के हिसाब से देखेंगे तो उसके हिसाब से वही उसकी वो है, लेकिन इसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो जो व्यक्ति योग्य है वो हो सकता है। ठीक है। या आप लोग कई जगह देखेंगे कि जैसे मंदिरों में जब ट्रस्ट वगैरह या कोई चैरिटी वगैरह कोई चीज गठित होता है तो वहां पर देखिए तमाम धर्म समुदाय के लोग उसमें शामिल होते हैं। खासकर आप दक्षिण भारत में देखेंगे वहां आपको समानता जैसे मूल्य आपको वहां दिखाई पड़ेगा। वहां जाति धर्म जैसे संप्रदायों का कोई स्थान नहीं है। जैसे आंध्र प्रदेश के जो है, जो एक मुख्यमंत्री थे जो है आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु के, स्टालिन, हाँ, तमिलनाडु। तो वहां पर जो है ये कहा गया कि मंदिरों के स्थान पर जो विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। ठीक है। तो मतलब हर राज्य सरकार अपने अपने अनुसार से जो है परिवर्तन करता है और फिर अपने अपने अनुसार से अपने राज्य के नागरिकों को कैसे उनके जीवन यापन में वृद्धि करना है, कैसे उन अपने राज्य को समृद्धि की रास्ते पर ले जाना है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है। यहाँ पर किसी, देखिए अनुच्छेद 15 हम लोग पढ़े ना, किसी को उसके जाति धर्म के आधार पर हमको श्रेष्ठता नहीं देना है। वही चीज जान लीजिए, कोई भी व्यक्ति हो, कोई किसी जात का हो, हर व्यक्ति यहाँ पर क्या है, समान है। अब लिखिएगा आरक्षण। आरक्षण शिक्षा में आरक्षण, आज अंकित और विनय उन्हें कहाँ गायब हो गए सब हैं? घर गए हैं? किसका, विनय का?
तो अंकित शिक्षा में हो गया, फिर नौकरी में, नौकरी में आरक्षण, इसमें जो है आप अनुच्छेद 16(4) पदोन्नति में पदोन्नति में आरक्षण, अनुच्छेद 16(4)(a), ठीक है। हो गया। इसमें जो है देखेंगे, जैसे भी हमने आप लोग को बताया कि इस शिक्षा में आरक्षण जो है ये अनुच्छेद आपका जो है 15(4) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, और नौकरी में आरक्षण जो है ये 16(4) के अंतर्गत, और पदोन्नति में आरक्षण जो है ये 16(4)(a) के अंतर्गत जो है प्रावधान किया गया है। हम लोग इसके थोड़ा इतिहास को देखते हैं। यहाँ पे जैसे देखा जाएगा कि पिछड़े वर्गों को, किसको, पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण देने के लिए जो है सबसे पहले 1952-53 में, कब, 1952-53 में काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था। किसका, काका कालेलकर, काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था। और फिर इसके बाद जो है 1955 में एससी और एसटी को आरक्षण दे भी दिया गया। आरक्षण क्या कर दिया गया, दे भी दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप लोग देखेंगे कि जैसे 1978 में जो है, 1978 में जनता सरकार ने जो है क्या किया, बीपी मंडल आयोग का गठन किया। बीपी मंडल आयोग का गठन कब किया गया, 1978 में। लेकिन इस आयोग ने जो है, जो बीपी मंडल आयोग था, इसने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत किया 4 साल बाद। 4 साल बाद का मतलब 1982 में जो है इन्होंने क्या कर दिया, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अब जब इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो है क्या किया, सिफारिश किया। क्या किया, सिफारिश किया। अब ये क्या सिफारिश करेंगे, ये सिफारिश करेंगे कि भैया पिछड़े वर्गों को नौकरियों में जो है 27% क्या कर दिया जाए, आरक्षण दे दिया जाए। तो फिर जब इन्होंने सिफारिश जो है आरक्षण की 27% की, हाँ भैया पिछड़े वर्गों को नौकरियों में 27% आरक्षण दे दिया जाए, तो ये तो 1982 में कर रहे हैं, और बीपी मंडल आयोग कमीशन के आधार पर किया जा रहा है। फिर क्या होता है 1990 में, तब 1990 में जो है क्या होता है कि यहाँ पर बीपी सिंह की सरकार बन जाती है। किसकी, बीपी सिंह की, बीपी सिंह की जो है सरकार बनती है। अब जब इनकी सरकार बनती है तो ये अपना पहला फैसला क्या करते हैं, जो है ये 27% आरक्षण जो है अन्य पिछड़ा वर्ग को दे देते हैं। मतलब कह सकते हैं ओबीसी को ये 27% आरक्षण दे देते हैं। अब जैसे 27% आरक्षण इनको दिया जाता है,
जैसे दिया जाता है तुरंत ही 1993 में, कब 1993 में जो है इंदिरा सहनीवाद में, इंदिरा सहनीवाद में, इंदिरा सहनीवाद में जो है क्या कर दिया गया, इसको जो है चुनौती दिया गया। कहां पर चुनौती दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में। इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में तुरंत चुनौती प्रदान कर दिया गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट में इसका ऑब्जेक्शन कर दिया गया कि भैया काहे जो है ओबीसी को, अनपिछड़ा वर्ग को नौकरियों में या ऐसे 27% आरक्षण दे दिया गया। फिर जब इन्होंने इंदिरा सहनीवाद 1993 इंदिरा सहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया, तब न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने ऐतिहासिक फैसले में, कहा कि जो है भारत में जो आरक्षण उसी को दिया जाएगा जो सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन का प्रतीक है। और भारत में जो जातीय लोग होते हैं, जो जातीय हैं, वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की ही प्रतीक हैं। इसलिए हम अगर आरक्षण दिया जाएगा तो उनके सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाएगा, ना कि उनके आर्थिक आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, जब आर्थिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन हाल ही में देखा जाएगा क्या कर दिया गया कि अगड़े वर्गों को आर्थिक के आधार पर रिजर्वेशन दे दिया गया। मतलब कहां किसी को उसके सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जा रहा था। अब वहीं यहां पर क्या हो गया कि व्यक्ति को, अगड़े वर्गों को, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको आगे लाने के लिए जो है क्या कर दिया गया, 10% रिजर्वेशन दे दिया गया। ठीक है, अगर इस सिचुएशन में अगर यहाँ पर ये देखा जाए कि भैया ठीक है, अगर SC ST OBC अदर कास्ट में और देख लिया जाए तो बहुत सारे गरीब बैठे हुए हैं, फिर तो ये 27% से अदर चीज से कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो हमको लगता है कि इनको 50% सीधा कर देना चाहिए गरीबी के आधार पे, आर्थिक के आधार पे। लेकिन अब वहां पर अब क्यों उनको सामाजिक और शैक्षणिक के आधार पर नहीं दिया गया, क्योंकि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वो सक्षम है ऑलरेडी, लेकिन आर्थिक रूप से जो विपन्न है उनको संपन्न करने के लिए यह प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, तो फिर जब देखिए, जब इंदिरा सहनीवाद में ये सारा चीज किया गया तो फिर इसमें ये चीज कहा गया, कहा भैया आरक्षण जो दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण जो दिया जाएगा वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाएगा, आर्थिक आधार पर नहीं दिया जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो है यहाँ पर जो आरक्षण दिया जाएगा, जिस जाति में जो क्रीमी लेयर होगा, जिसकी सोर्स ऑफ इनकम जो है, जो पैमाना होगा 8 लाख 12 लाख उससे अधिक होगा, वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएगा और उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि जो आरक्षण दिया जाएगा ये 50% से अधिक नहीं दिया जाएगा। एक तो क्रीमी लेयर शब्द को जोड़ दिया गया, क्रीमी लेयर शब्द को जोड़ दिया गया, और दूसरा जो है 50% की समय सीमा तय कर दी गई कि इससे ज्यादा आरक्षण भी नहीं दिया जा सकता है। अब यहाँ पे अब क्या होगा, फिर आगे जो है ये कहा गया कि अनुच्छेद 16(4) को जो है, जो नौकरी में आरक्षण दिया जा रहा है, इसको अनुच्छेद 335 के साथ पढ़ा जाएगा। जैसे जो 16(4) है इसको कहा गया कि ये किसके साथ पढ़ा जाएगा, अनुच्छेद 335 के साथ पढ़ा जाएगा। अब इसको इसके साथ पढ़ने की बात क्यों किया गया, इसलिए किया गया कि ताकि जो आरक्षण दिया जा रहा है शिक्षा में, नौकरी में, तमाम जगहों पर, ताकि इससे शिक्षा की जो योग्यता है, जो दक्षता है, जो गुणवत्ता है, वो भी प्रभावित ना हो, और आरक्षण भी ऐसा दिया जाए कि ताकि एक गुणवत्ता समाज की बनी रहे। अब फिर ये कहा गया आगे चल करके भैया पदोन्नति में जो है आरक्षण नहीं दिया जा सकता, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन क्या कर दिया गया कि जो है 2000 मतलब 25वां संविधान 85वां 85 जो है 85वां संविधान संशोधन किया गया, और इसी संशोधन के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 16(4) जोड़ा गया। ठीक है, जब 16(4) जोड़ा गया, इससे क्या कर दिया गया, नौकरियों में जो है पदोन्नति प्रदान कर दिया गया SC ST को। अब जब जैसे SC को जो है 50वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको पदोन्नति दिया गया, तुरंत फिर समाज के लोगों को मिर्चा तो लगता ही है, हर जगह जो है 2-4
मतलब जो है ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग बैठे हुए 2-4-10%, वो तुरंत फिर उन्होंने क्या कर दिया कि 2006 में जो है नागराज केस में, 2006 में जो है फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जेक्शन कर देते हैं, और 2006 में नागराज केस में जो है फिर सुप्रीम कोर्ट अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाता है। कहता है भैया कि राज्य सरकार अगर ये सुनिश्चित कर लेता है कि जो उनके राज्य में इस जाति की सीटें खाली हैं, तो वो जो है पदोन्नति में आरक्षण दे सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, उसको एक प्रकार से सही ठहराया गया। अब जैसे अब जो देने वाले थे, ऑब्जेक्शन करने वाले थे, उनको क्या लगा करे तो सीधा सुप्रीम कोर्ट द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा। अरे भैया वो आप लोग की तरह चूतिए नहीं है कि आप ऑब्जेक्शन किसी चीज का करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा है। हो सकता है वो, हो सकता है कि कोर्ट है 1% 2% जातीय से ग्रसित हो जाए मानसिकता से, लेकिन वो पूर्णतः ऐसा नहीं हो सकता है। या हम लोग आयोग के संदर्भ में या मतलब कोर्ट के संदर्भ में ऐसी शब्दावली भी नहीं प्रयोग कर सकते हैं। मतलब न्यायालय का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा, मान्य होगा। लेकिन समाज के द्वारा ये जो तथाकथित बात किया जाता है कि यहाँ भेदभाव होता है जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, ऐसा ऐसा। और इसके सबसे अच्छे उदाहरण जो हमारे कौन से हैं, गवई साहब हैं। गवई साहब इसी समाज से थे हैं, उनके ऊपर जो है जातीय आधार पर ही जो है जूता तमाम प्रकार का फेंका गया था। तो उनके ऊपर नहीं फेंका गया था, बल्कि संविधान और देश की जो सर्वोच्च अदालत है उसके ऊपर फेंका गया था, न्याय के ऊपर फेंका गया था। तो कह सकते हैं कि समाज में बहुत ऐसे ईर्ष्यालु, झगड़ालु तमाम प्रकार लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज है, तो इसको जो है आप लोग लिखते हुए चलिएगा। तो ये समझ में आया क्या है क्या नहीं प्रोसेस। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, 1953 में, 1952-53 में काका कालेकर आयोग का गठन किया गया। क्यों किया गया, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए किया गया। फिर उसके बाद क्या हमने बताया, 1955 में, 1955 में क्या कर दिया गया, एससी एसटी को आरक्षण दे दिया गया। जब 1955 में एससी एसटी को आरक्षण दिया, देखिए इसलिए हमने क्रम से लिखा है, 1952-53 में काका कालेकर आयोग का गठन हुआ, 1955 में एससी एसटी को आरक्षण दिया गया, 1978 में जनता सरकार ने क्या किया, बीपी मंडल, हाँ बीपी मंडल आयोग का गठन हुआ। फिर इन्होंने 4 साल बाद अपनी रिपोर्ट दिया इस आयोग ने 1982 में। तो वो कौन सी सिफारिश की अपने रिपोर्ट में, हाँ कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दे दिया जाए। फिर जैसे ही 1982 के बाद 8 साल बाद बीपी सिंह की सरकार बनती है, तुरंत ये बीपी मंडल आयोग की सिफारिश को ये क्या कर देते हैं, लागू कर देते हैं। मतलब जो है अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% ये आरक्षण दे देते हैं। अब दिया गया 1990 में, फिर 3 साल बाद इसको ऑब्जेक्शन कर दिया जाता है इंदिरा सहनीवाद में। इंदिरा सहनी किसी व्यक्ति का नाम था जो मुख्य याचिका करता था, इसलिए कोई मुकदमा होता है तो जो मुख्य याचिका करता होता है, सरकार बनाम जो है उसी से होता है। फिर ये इंदिरा सहनीवाद, ये प्रश्न पूछा गया है कि किस वाद में जो है इसको चुनौती दिया गया था, तो इंदिरा सहनीवाद में। ठीक है, तो लिखिएगा। अगर कोई चीज ना समझ में आए तो बताइए, और चीज बताएं। चलिए लिखिए। शैक्षणिक और, हाँ देखिए, अरे स्पष्ट है ना, ये शिक्षा में, नौकरी में, पदोन्नति में अलग अलग ये प्रावधान किया गया है। जैसे वैकेंसी आया, तो वैकेंसी आया तो उसमें आपको आरक्षण मिलेगा सीटों में। लेकिन खैर वर्तमान सिचुएशन को आप लोग देख ही रहे हैं क्या है कैसा है, कितना नियम पालन हो रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती देखिए है। तो हम लोग ऐसे मतलब मंच पर हैं, या आप लोग ऐसे पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, हमारी आपकी कोई सरकार अस्थायी नहीं है क्या है क्या नहीं। जो सरकार गलत करेगा उसका विरोध करना है, जो सरकार सही करेगा उसको सही कहना है। ना तो यहाँ जात की बात करेंगे, ना धर्म की बात करेंगे, ना संप्रदाय की बात करेंगे, ना क्षेत्रवाद की बात करेंगे। ठीक है, हाँ बताइए नौतन।
हम्म। ये तो संविधान संशोधन किया गया ना, इसमें आर्थिक शब्द थोड़ी जोड़ा गया था। ये तो बाद में सरकार ने क्या किया, संशोधन किया। संशोधन के बाद ये प्रावधान किया गया ना। भाई आप संशोधन करके कुछ भी हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन अगर जातीयता या मतलब आर्थिक के आधार पे होगा तो केवल ऐसा नहीं केवल अगड़े वर्ग में ही जो है लोग गरीब हैं। यहाँ तो लोग शिक्षा में भी पिछड़े हुए हैं, जातियों में भी पिछड़े हुए हैं, नौकरियों में भी पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं। फिर तो उनको 50% आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। लेकिन हाँ ये भी है एक तरफ से समानता की बात कि भाई उनमें भी जो गरीब है आप उनको ऊपर लाइए, लेकिन अन्य जातियों को भी आर्थिक के आधार पर आप कीजिए। हैं, अब इस क्लास में तो सभी जाति धर्म के लोग बैठे हुए हैं, ये तो है नहीं किसी एक जाति धर्म के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जो बात वास्तविकता होगी, सत्यता होगा, तो उसको बेबाक तरीके से कहा जाएगा, है कि नहीं। लिखिएगा। संख्या के हिसाब से किया गया ना इसमें, ये चीज था, संख्या के हिसाब से। जो भी हो मतलब जनसंख्या के आधार पर ही ये, जैसे आप एसटी में देखेंगे तो वहां पर और कम रहता है, लगेगा करीब इतना कम, क्योंकि उनकी संख्या ही बहुत सूक्ष्म है। नहीं नहीं बताइए। देखिए जो केंद्र सरकार के द्वारा अगर कोई नियम कानून बनाया जाता है तो पूरे देश के ऊपर वो चीज समान रूप से लागू होता है, लेकिन अगर राज्य सरकार के द्वारा किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो वो केवल अपने राज्य विशेष के लिए जो किया जाएगा। जैसे बिहार में देखेंगे नीतीश कुमार जो है, वहां पर अपने राज्य की महिलाओं के लिए जो है कितना ज्यादा वो आरक्षण दिए, नौकरियों में, बिजनेस सेक्टर में, अदर चीजों में जो है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए। ठीक है। तो तो वो राज्य सरकार अपने यहाँ जो है वो नियम कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र सरकार कोई नियम कानून बनाएगा तो पूरे देश के ऊपर लागू होगा। ठीक है। लिखिएगा। क्या अंकिता, कहाँ गुम, लिखिए लिखिए हैं। कौन सोचता, लिखिए भी डिस्कस करते नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा ना, टॉपिक ये इसको कंप्लीट करें अभी क्लास खत्म होने के बाद, या अभी हो जाएगा। ठीक है। लिखिएगा। पिछड़े वर्गों को, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए 1952-53 में, 1952-53 में काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया। काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया। उन्नीस सौ बावन तिरपन में काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया। काका कालेलकर, काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया। 1955 में, 1955 में एससी एसटी को नौकरियों में आरक्षण दे दिया गया। 1955 में एससी एसटी को नौकरियों में आरक्षण दे दिया गया। नौकरियों में आरक्षण दे दिया गया।
1978 में जनता सरकार द्वारा जनता सरकार द्वारा बीपी मंडल आयोग का गठन किया गया। 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 इस आयोग ने इस आयोग ने इस आयोग ने इस आयोग ने 1982 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस आयोग ने 1982 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें यह सिफारिश किया गया कि जिसमें यह सिफारिश किया गया कि जिसमें यह सिफारिश किया गया कि यह सिफारिश किया गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग को नौकरियों में 27% आरक्षण देने की बात की गई। अन्य पिछड़ा वर्ग को नौकरियों में 27% आरक्षण देने की बात की गई। अन्य पिछड़ा वर्ग को नौकरियों में 27% आरक्षण देने की बात की गई। लेकिन 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 1990 में लेकिन 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार बनी, लेकिन 1990 में 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार बनी, बीपी सिंह की सरकार बनी तो उसने अन्य पिछड़ा वर्ग को नौकरियों में 27% आरक्षण दे दिया। 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार बनी तो उसने अन्य पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण दे दिया। अन्य पिछड़ा वर्गों को नौकरियों में 27% आरक्षण दे दिया। कहीं पर भी आप लोग चर्चा कीजिए तो उसको तार्किकता के आधार पर कीजिए, बिना तार्किकता के मत कीजिए। ठीक है, कोई भी चीज डिस्कस करना रहे, जो चीज तार्किकता है उसके आधार पर जब आप करेंगे तब वहां पे आपकी एक अलग मान्यता होगी। नहीं पता चले कि हम लोग जो है रील देखकर जो है डिस्कस कर रहे हैं
किसी फर्जी वीडियो को देखकर कर रहे हैं, तो वो एथेंटिक चीज नहीं होता है। ठीक है, जानकारी जो होना चाहिए क्या है, अब जानकारी इतना आप लोग को देखिए, ये सब तार्किकता है, कहाँ कब कैसे किस कमीशन द्वारा कब क्या किया गया, वहां आदमी कॉन्फिडेंस से बात कर सकता है। ठीक है, 27% आरक्षण दे दिया गया। आगे लिखिएगा, आगे चलकर नई लाइन से लिखिएगा, आगे चलकर 1993 में, आगे चलकर 1993 में 1993 में इंदिरा सहनीवाद में, इंदिरा सहनीवाद में, इंदिरा सहनीवाद में इस आरक्षण कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती प्रदान किया गया। इंदिरा सहनीवाद में इस आरक्षण कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया। चुनौती दिया गया। चुनौती दिया गया। जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐतिहासिक फैसला दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा गया कि, ऐसा लिखेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा गया कि देते हुए कहा गया कि देते हुए कहा गया कि डैश करिएगा, नई लाइन से लिखिएगा, कहा गया कि आरक्षण आरक्षण सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाएगा। आरक्षण सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाएगा। आरक्षण सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाएगा, ना कि आर्थिकी के आधार पे, ना कि आर्थिकी के आधार पे। ना कि आर्थिकी के आधार पे। क्योंकि भारत में क्योंकि भारत में कि भारत में जातियां सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन की प्रतीक हैं। क्योंकि भारत में जातियां सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन की प्रतीक हैं। पिछड़ेपन की प्रतीक है। फिर आगे जो है लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट से जिस जाति में जो क्रीमी लेयर होगा उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जिस जाति में जो क्रीमी लेयर होगा उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जिस जाति में जो क्रीमी लेयर होगा, क्रीमी
क्रीमी लेयर, अरे क्रीम लिखते हैं ना आप लोग, क्रीमी लेयर। जो क्रीमी लेयर होगा उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कूलर चल रहा है, कितना सून सून महक आ रहा है इससे, ऐसे लग रहा है काफी समय बंद था क्या कूलर है। देखिए, जैसे पहली जब बारिश होती है जो है मिट्टी से सुगंध निकलता है। फिर आगे जो लिखिएगा, आगे फिर लिखिएगा, आरक्षण 50% से अधिक नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आरक्षण 50% से अधिक नहीं दिया जा सकता। नहीं दिया जा सकता। तो ये चीज हुआ। अब फिर नई लाइन से जो है लिखिएगा, लेकिन हाल ही में सरकार द्वारा, लेकिन हाल ही में सरकार द्वारा, लेकिन हाल ही में सरकार द्वारा 103वां संविधान संशोधन करके, 103वां संविधान संशोधन करके, 103वां संविधान संशोधन करके संविधान संशोधन करके अगड़े वर्गों को, अगड़े वर्गों को, अगड़े वर्गों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अगड़े वर्गों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। क्या ये तर्क संगत है, न्याय संगत है ये चीज, ये चीज? हम्म। हम्म। तो कहाँ कहाँ इसके विरोध में कोई ऑब्जेक्शन हुआ? ऑब्जेक्शन भी तो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि हाँ सर जो है ये 10% आरक्षण दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको कैंसिल कर देना चाहिए था। हमने कहा आप जब किसी चीज का विरोध करेंगे, अगर कोर्ट को लगेगा कि अगर ये न्याय संगत है तो कोर्ट उसको जो है तो उसको स्वीकार करेगा। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये न्याय संगत नहीं है तो कोर्ट उसको रिजेक्ट करेगा। जैसे यूजीसी वाला मैटर हुआ है, तो यूजीसी के मैटर में भी जो है यहाँ पर जो है आप लोग देखेंगे कि सेम वही चीज है कि यहाँ मैटर आया तुरंत ये ऑब्जेक्शन हो गया, शिकायत हो गया। तो ये मुद्दा चलता रहता है, एक दूसरे का खींचातानी चलता रहता है ये चीज कभी भी। अब जैसे इंदिरा सहनीवाद 1993 आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ये तो 1990 में ही किया गया था, लेकिन आप 1993 पढ़ रहे हैं, तो 3 साल बाद ही पिटीशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये चीज है।
किस चीज का? त्रिस्तरीय पंचायत में, तो ये राज्य स्तर का है ना, राज्य द्वारा कानून बनाया गया है। करता कौन है? हम आप थोड़ी करते हैं भाई। ऑब्जेक्शन कर कौन रहा है? पहले आप उनको चिन्हित कीजिए ना। जब आप चिन्हित करेंगे, एनालिसिस करेंगे सोसाइटी में, तब आपको लगेगा कि ना कहाँ कौन किया विरोध, कौन नहीं किया विरोध, कौन हमारे पक्ष में खड़ा था, कौन हमारे विपक्ष में खड़ा था। पहले सोसाइटी में ये एनालिसिस किया जाता है कि हमारे पास अगर मुसीबत पड़ गया है तो हमारे संपत्ति में, विपत्ति में जो है कौन उस समय हमारे साथ खड़ा है। सुख में तो हर कोई शामिल हो जाता है, लेकिन दुख में कौन शामिल है, ये बात होती है ना। बाकी सुख दुख तो उतार चढ़ाव होता ही है, सारा चीज सबके जीवन का एक पहलू है, तो वही चीज जान लीजिए सारा चीज। चलिए आगे लिखिएगा, कहाँ पहुंचे हैं? अच्छा, ये आरक्षण का टॉपिक ही ऐसा है ना, इस पे डिस्कस हो ही जाता है नॉर्मली। फिर भी आप लोग बहुत कम डिस्कस इस पे किए, और होना चाहिए था, लेकिन बहुत अच्छा है कि कम किए। कहाँ पहुंचे हम लोग? आरक्षण, लेकिन 10% आर्थिक के आधार पर आरक्षण दिया गया ना। फिर आगे जो है लिखिएगा, आगे लिखिएगा, अनुच्छेद 16(4) को, अनुच्छेद 16(4) को, अनुच्छेद 16(4) को अनुच्छेद 335 के साथ पढ़ा जाएगा। अनुच्छेद 335 के साथ पढ़ा जाएगा। अनुच्छेद 16(4) को अनुच्छेद 335 के साथ पढ़ा जाएगा। अनुच्छेद 335 के साथ पढ़ा जाएगा, जिससे 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 शिक्षा की योग्यता, दक्षता एवं गुणवत्ता प्रभावित ना हो। जिससे शिक्षा की योग्यता, दक्षता एवं गुणवत्ता प्रभावित ना हो। प्रभावित ना। फिर जो है नई लाइन से लिखिएगा, लिखिएगा, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, लेकिन 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 85वें संविधान संशोधन द्वारा, 85 अमेंडमेंट, 85वें संविधान संशोधन द्वारा 85वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 16(4) जोड़कर, संविधान में अनुच्छेद 16(4) जोड़कर, संविधान में अनुच्छेद 16(4) जोड़कर जोड़कर SC ST को पदोन्नति में आरक्षण दे दिया गया। SC ST को
पदोन्नति में आरक्षण दे दिया गया। अब यहाँ फिर कुछ लोगों के सीने पर सांप लौटना शुरू हो जाएगा, फिर इसका ऑब्जेक्शन होगा। ये क्रियाकलाप देख रहे हैं कैसे चल रहा है सारा, जो है दे दिया गया। लेकिन लेकिन 2006 में नागराज केस में ऐसा लिखिएगा, ऐसा लिखिएगा कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती प्रदान किया गया। तब हम दिखाएंगे कि 2006 क्रम से हो जाएगा ना। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया, इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया। दो 2006 में नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि 2006 में नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि यदि राज्य यह सुनिश्चित कर ले कि यदि राज्य यह सुनिश्चित कर ले कि राज्य यह सुनिश्चित कर ले कि सुनिश्चित कर ले कि उनके राज्य में एससी एसटी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, एससी एसटी का उनके राज्य में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, नहीं है। अर्थात सीटें अगर खाली हैं, अर्थात सीटें अगर खाली हैं, सीटें अगर खाली हैं तो सरकार द्वारा पदोन्नति में आरक्षण देकर, तो सरकार द्वारा पदोन्नति में आरक्षण देकर सरकार द्वारा पदोन्नति में आरक्षण देकर सीटों को भरने का काम करना चाहिए, या सीटों को भरा जाना चाहिए। तो आगे फिर जो है आप लोग का फिर आ जाता है, ये आपका अनुच्छेद 16 हो गया। फिर अनुच्छेद 17 आ जाएगा, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। हेडिंग जो है डालिएगा, छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता या छुआछूत दोनों एक ही है, नहीं तो आगे पीछे आप लोग
कहाँ चले गए नवरत्न? इसके संदर्भ में आप लोग कुछ बताइए जो बताए थे। तो है ही। अरे यार ये क्या हो गया? बताइए अनुच्छेद 17 जो है। देखिए इसमें हमने क्या बताया, अप्रियता या छुआछूत है, छोटा बड़ा का नहीं आएगा। मतलब किसी को टच करने से जिसको मन में हीनतम भाव आए या कोई चीज, वो चीज यहाँ पे माना जाएगा। जैसे यहाँ पे अनुच्छेद 17 जो है ये छुआछूत के अंत की घोषणा करता है, इसकी समाप्ति की बात करता है। और अनुच्छेद 35 जो है ये ये संसद को छुआछूत के निवारण के लिए या इसके अंत के लिए जो है शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 35 क्या करेगा? संसद को शक्ति प्रदान करेगा। कौन सी शक्ति प्रदान करेगा? कि आप छुआछूत निवारण अधिनियम बनाइए। तब संसद क्या करेगा कि अनुच्छेद 35 का प्रावधान मतलब उसकी शक्ति का प्रयोग करेगा और छुआछूत निवारण अधिनियम 1955 बनाएगा। अब यही जो छुआछूत निवारण अधिनियम 1955 है, 1976 में इसी का नाम बदलकर जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको लिखिएगा, अभी लिख लेंगे फिर आ जाएगा। इसके अंतर्गत जो है लिखिएगा अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत या अप्रियता का अंत। हेडिंग डालिएगा। इसके अंतर्गत लिखिएगा अनुच्छेद 17 छुआछूत के अंत की घोषणा करता है। छुआछूत के अंत की घोषणा करता है। छुआछूत के अंत की घोषणा करता है। अनुच्छेद 35 नई लाइन से लिखिएगा। अनुच्छेद 35 35 अनुच्छेद 35 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है। संसद को यह शक्ति प्रदान करता है। संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह छुआछूत निवारण अधिनियम बनाए। कि वह छुआछूत निवारण अधिनियम बनाए। निवारण अधिनियम बनाए। संसद ने इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए, नई लाइन से लिखिएगा, संसद ने इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए, संसद ने इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए छुआछूत निवारण अधिनियम 1955 बनाया। छुआछूत निवारण अधिनियम 1955 बनाया।
छुआछूत निवारण अधिनियम 1955 बनाया। आगे चलकर आगे चलकर आगे चलकर 1976 में आगे चलकर 1976 में इसका नाम बदलकर इसका नाम बदलकर इसका नाम बदलकर छुआछूत ये लिखेगा, इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। सिविल सिविल मतलब नागरिक होता है ना, या सिविल सर्विसेज नहीं होता, वही वाला सिविल। 1976 में इसका नाम बदलकर 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। अधिनियम कर दिया गया। तो ये चीज क्रम जो है आप लोग को समझ में आया। गरम है। एक कहाँ, ये वाला है। वाह गजब। ठीक है, देखिए इसमें हमने क्या बताया आपको कि अनुच्छेद 17 के संदर्भ में हमने चर्चा किया ना। अब इसमें हमने आप लोग को क्या बताया कि अनुच्छेद जो है 35 जो है क्या करता है, ये संसद को शक्ति प्रदान करेगा। अब भैया शक्ति ये कौन सा प्रदान करेगा कि ये जो है छुआछूत निवारण अधिनियम बनाए, निवारण अधिनियम बनाए। अब जब ये कहने के लिए प्रोत्साहित करता है तो संसद ने क्या किया, इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या करते हैं कि छुआछूत निवारण अधिनियम 1955 बनाते हैं। क्या करते हैं, छुआछूत निवारण अधिनियम 1955 बनाया जाता है संसद के द्वारा। फिर उसके बाद जो है आगे चलकर हमने कहा कि 1976 में इसका नाम जो है क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। नाम बदल कर इसका नाम क्या कर दिया जाता है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सीधा प्रश्न ये चीज पूछा गया है कि जो है छुआछूत निवारण अधिनियम 1955 का नाम कब बदलकर जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया, 1976 में। तो ये दोनों चीज जो है हम लोग को क्या करना है, ध्यान देना है। अब जैसे देखिए, जैसे आप लोग को जब नागरिकता के अर्जन में हम लिखाए थे कि अनुच्छेद जो है 11 संसद को शक्ति प्रदान कर रहा था, और वहां नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है क्या कर दिया गया, 1955 बनाया गया था कि नहीं। और उसी नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 5 जो है क्या कर दिया गया कि ये अधिकार दिया गया कि किस माध्यम से व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा, जन्म से, वंशानुगत से, देशीयकरण से, पंजीकरण से और भूमि अर्जन से, बताया गया था ना सारा चीज। फिर आपको 1992 का संशोधन अधिनियम भी हम बताए थे, इसमें माता जी को प्राथमिकता दिया गया था ना। तो ये चीज देखिए, फिर वही चीज यहाँ पर क्या कर दिया गया
छुआछूत निवारण अधिनियम, यहाँ पर वहां अनुच्छेद 11 पावर दे रहा था संसद को, यहाँ अनुच्छेद 35 पावर दे रहा है। चलिए आगे फिर जो है अनुच्छेद 17 हो गया, अनुच्छेद 18 लिखिएगा, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। आप लोग को इतना व्यवस्थित चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं ना, कभी भी आप लोग पीसीएस यूसीएस का पेपर देंगे, कभी भी जान लीजिए कि फिर दोबारा कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है इस सब चीज़ के लिए। और आप लोग का ये टीजीटी पीजीटी का ही कोर्स नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक को आप लोग देखेंगे। यहाँ तक कि आप लोग को हम जब ज्योग्राफी वाले पार्ट को भी पढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे, आप लोग उसको भी देखिएगा। तो जियोग्राफी और पॉलिटी ये नहीं सोचना है। बाकी बचा दो सब्जेक्ट, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, आप लोग इसका चिंतन कीजिएगा और एनालिसिस कीजिएगा, और फार्म वार्म आएगा तो इसके अतिरिक्त अगर समय रहेगा तो यही केवल पढ़कर जरूर दीजिएगा। हाँ लेकिन सीसेट उसेट में अगर नहीं लटकते हैं तो हैं, हाँ किया जाएगा बढ़िया। केवल देखिए एक होता नहीं कि ये कह दिया गया कि हाँ हम आप लोग को ये चीज़ प्रिपरेशन करा रहे हैं। जैसे घर का कोई बच्चा है तो उससे कह दीजिए कि हाँ ठीक है भैया, हम ये छोटे से काम के लिए हम इतना बता रहे हैं, तो उसके मन में ये रहेगा कि अरे ये हमको पुलिस के लिए पढ़ा रहे हैं क्या, इतना चीज़ सरल है। उसके मन को ये लगेगा कि हम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर वास्तविक वहाँ शिक्षक कोई होगा, उसको यूपी पुलिस के नाम पर पता नहीं क्या दे देगा, बाद में उसको रियलाइज होगा कि हमको मिला क्या है। इसलिए पहले ये रियलाइज नहीं कराया जाता। आपको कोई भी कंपटीशन का नाम दे दिया गया, आपको उस पैटर्न पे मेहनत भी करवा दिया गया, आप तैयारी भी अच्छे से कर लिए, लेकिन बाद में जब आपकी पोल पट्टी खोली जाएगी, भैया उद्देश्य तो हमारा ये था लेकिन करवाए आपसे ये थे। ऐसे काम करना है। नहीं तो आप लोग देखिएगा जब स्टार्ट करेंगे क्या है क्या नहीं। वहाँ पे जो है फिर से स्टार्ट हुआ, बार बार जो है रिक्वेस्ट आ रहा था क्या है क्या नहीं है। हाँ पर आप लोग को स्टार्ट करें, नहीं तो जाएंगे आप लोग का क्लास थोड़ी है सब। प्राथमिकता देखिए जीवन में तो यही हमारा है ना, ये चीज तुम थोड़ी ये चीज की है। जो समय आप लोग का टाइम जो क्लास चल रहा है, अच्छा पॉलिटिकल साइंस इतना पढ़ा दिए हैं आप लोग को जागरूकता इसी को कहा जाता है। देखिए बिल्कुल होना भी चाहिए, सही चीज के लिए हमेशा लड़ाई लड़नी भी चाहिए। तो ये चीज हम यार आप लोग को थोड़ी लड़ाई लड़वाएंगे कि आप करिए हम तो वैसे भी आप लोग के प्रति वैसे भी तत्पर रहते हैं हमेशा, कोई भी चीज रहे है। ऐसा नहीं, आप लोग को कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग प्राथमिकता है, बाकी और सेकेंडरी रहेगा, कोई भी चीज रहेगा।
तो वही सोचे कि ठीक है, देखते हैं क्या है क्या नहीं। कल वैसे चर्चा भी हुआ। चलिए, हम कहा ठीक है, कम से कम आदमी सोचेगा तो। फिर ये बाद में ये रखता है कि आप अपनी योग्यता से जो अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं, आपको कोई वहां से कुछ नहीं कर सकता। और जब आप ईमानदारी से कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, कहीं भी, आप लोग विद्यार्थी हैं, जैसे पढ़ाई आप लोग ईमानदारी से करेंगे, यही जान लीजिए कि आपके जीवन की यही पूंजी है। शिक्षा ही क्या है? पूंजी है। अब आप जितना ईमानदारी से काम कर लेंगे, आप कभी इसको मत आंकिए कि नौकरी, नौकरी तो लगेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ में अगर हमें नहीं कहते कि हाँ अगर नहीं लगेगा, नहीं लगता, फिर भी आप उस योग्यता को हासिल कर चुके हैं, ज्ञान को अर्जित कर चुके हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। बस इतना जान लीजिए। यहाँ अगर यहाँ शिक्षा को प्राथमिकता दीजिए ना। जब शिक्षा को प्राथमिकता आप देंगे, फिर शिक्षा आपको प्राथमिकता देना शुरू कर देगा। इसलिए आपसे क्या कहते हैं बार बार, मेहनत करो, मेहनत करो, सब्जेक्ट तैयार करो अच्छे से। और सब्जेक्ट बढ़िया तैयार हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कहा ठीक है, ये पढ़ाया जा रहा है केवल उसी लिए, अपने अंदर वो ज्ञान रहेगा, थोड़ा स्किल डेवलप करना पड़ेगा, सारा चीज होगा। हम्म, इसलिए इसीलिए आप लोग को देखिए, अम्बेडकर जयंती के अवसर पे बोलने के लिए आप लोग को खड़ा किए थे, इसीलिए किए थे। कम से कम एक आप लोग के अंदर जो इस, देखो कैसे चलिए ठीक है, आगे जो है और जितना कि आपके पिताश्री भी गौरवान्वित करेंगे, ऐसा कौन सा था आपके अंदर इतना यूनिक चीज डेवलप किया है। आज तो आपको नहीं फील होगा, लेकिन आने वाले समय में जरूर फील होगा। आगे जो है देखिएगा क्या है। देखिए उपाधियों के अंत में इसमें क्या है कि अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत की घोषणा करता है, ठीक है। और ये जो है, ये उपाधियों के अंत की घोषणा क्यों करता है? कहता है कि उपाधियों के अंत होने से जो है समाज में भेदभाव नहीं होगा। नहीं तो अगर कोई व्यक्ति इसको अपने नाम के आगे लगाता है तो इससे समाज में समानता जैसे मूल्यों को चोट पहुंचती है। पंक्ति भेदभाव यहाँ पे होता है। पंक्ति भेदभाव का मतलब जैसे आपने कोई पुरस्कार को अपने नाम के आगे लगा लिया कि हाँ ये प्राप्त, ये आदमी आपको विशेष तौर पर देखना शुरू कर देगा ना। इसीलिए उपाधियों की अंत की आपको समाज में सम्मानित कर दिया गया आपके कार्यों के आधार पे, लेकिन आप उसका जो है दुरुपयोग समाज में नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया कि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो है ये उपाधियों के अंत की घोषणा करता है, क्योंकि इससे पंक्ति भेदभाव होता है, सामाजिक समानता को चोट पहुंचती है। ठीक है, पता चले मान लीजिए कभी आप लोग इतने लोग हैं संख्या में, मान लीजिए कोई शिक्षा के स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम किसी को कोई चीज बेहतर उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसको पुरस्कृत कर रहे हैं, तो आप लोग की समझ हमने उनको क्या कर दिया, पुरस्कृत कर दिया, लेकिन उसको वो अपने नाम के आगे लगाएंगे, विशेष हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने उनको पुरस्कृत किया और वो उसको रख दिए तो वहां पर क्या होगा, हमको सम्मान भी मिल गया सामाजिक तौर पर, और साथ में हमको क्या हो गया, एक विशिष्टता भी हमको समाज में ही नहीं दिखेगा। फिर बाद में ये लगेगा कि नहीं हम सब लोग क्या है, समान है। जैसे इसमें कहा गया कि शिक्षा के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में अगर कोई बेहतर कार्य करता है तो उसको जो है उपाधि देने से मना नहीं किया जाएगा, लेकिन वो उसको अपने नाम के आगे
नहीं लगा सकता। साहित्य हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया, जो है समाजवाद हो गया, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति बेहतर कार्य करता है तो देखिए उसको भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म श्री जैसे पुरस्कारों से उसको पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, अब जैसे पुरस्कृत किया जाता है, लेकिन देखिए कोई व्यक्ति इसको अपने नाम के आगे नहीं लगाता। अब प्रश्न ये उठता है उपाधियों की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में जो है भारत सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। कब? 1954 में भारत सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। लेकिन जैसे ही 1978 में जनता दल की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार जैसे बनती है, तुरंत ही क्या कर दिया जाता है, उपाधियों को जो है यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि नहीं, उपाधि देना बंद कीजिए। लेकिन जैसे ही 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार पुनः आता है, तो पुनः जो है क्या करने लगती हैं, ये उपाधियों को देना वो प्रारंभ कर देती हैं। ठीक है, लिखिएगा इसमें। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की घोषणा करता है। एक चीज और आप लोग को बताएं दीजिए, जब यहाँ टेस्ट होगा तो सबको जो है लेके आएंगे कि नहीं चलिए जो है एलिवेट कोचिंग में टेस्ट है और ये काम जो है ये ऐसा ऐसा किया जाएगा, तो सब लोग आएंगे फिर। हाँ, देखिए दिए हैं मैटर जो है तैयार करने के लिए सारा चीज। थोड़ा भगा लीजिए। थोड़ा भगा दीजिए, लास्ट में हो सकता है वो, हो सकता है लास्ट में चर्चा किए हैं, और भगा दीजिए इधर 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 इधर। बस बस बस।
हैं? कहाँ? आप हैं कि नहीं? हम इनको जैसे बोले ना कि हाँ ये ऐसा ऐसा है। हैं? क्या? हाँ बढ़िया है। कितना टाइम?